हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं? परागकण के बारे में। तो आज का टॉपिक परागकण से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन क्या होगा? आज का टॉपिक होगा परागकण का अंकुरण। क्या होगा? परागकण का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। परागकण तो आप जानते हैं क्या होता है, और परागकण अंकुरित कैसे होता है आज हम वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो के लिए प्यार दिया, उसी तरह से इसी वीडियो में भी बनाए रखना और अपना प्यार सदैव इस चैनल पर बनाए रखना। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक रहेगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का अंकुरण। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि परागकण के अंकुरण की प्रोसेस क्या होती है। परागकण का जो अंकुरण होता है उसकी एक एक स्टेप सीखेंगे। पूरी प्रोसेस आज हम सीखने वाले हैं। हम किसके अंकुरण की प्रोसेस सीखेंगे? परागकण की। और अगर आपको परागकण ही नहीं मालूम है तो आप इस प्रोसेस को, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको परागकण पता होने चाहिए कि परागकण क्या होते हैं। परागकण के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आप इसके अंकुरण की प्रोसेस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हम पिछले लेक्चर में परागकण के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। पूरा परागकण का जो ओवरव्यू था और पूरा विस्तार से हमने आपको बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं और परागकण के बारे में नहीं जानते हैं अभी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और उसकी सहायता से आप परागकण की जो पूरी थ्योरी है उसे कवर कर सकते हैं। और उसमें हमने चित्र द्वारा बताया गया है। तो चित्र हमने किस तरह से बताया था आपको कि परागकण की संरचना कैसी होती है। इसमें दो भित्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी दो भित्तियाँ होती हैं? जो भीतरी भित्ति होती है वो कैसी होती है? चिकनी और कोमल। भीतरी भित्ति कैसी होती है? चिकनी और कोमल। और बाहरी भित्ति कैसी होती है? खुरदरी। ये बाहरी भित्ति होती है। इसे हम इस तरह से दिखा देते हैं कि ये खुरदरी भित्ति है। इसमें दो भित्तियाँ होती हैं, भीतरी भित्ति, चिकनी और कोमल। ये देखिए दोस्तों, ये चिकनी और कोमल भित्ति है। ये कौन सी भित्ति होती है? भीतरी भित्ति। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन। इसे क्या कहते हैं? इंटाइन। ये क्या है? परागकण की भीतरी भित्ति। और जो बाहरी भित्ति होती है खुरदरी, और ये जो भित्ति होती है ये कैसी होती है? खुरदरी और कठोर। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। तो आपको पता लग गया कि परागकण में दो भित्तियाँ होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। हमने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो एक्साइन भित्ति होती है, एक्साइन भित्ति, उसमें क्या पाए जाते हैं? जर्मपोर। जर्मपोर। जर्मपोर कैसे होते हैं? ये जो एक्साइन भित्ति होती है, खुरदरी भित्ति होती है, उसमें इस तरह से एक जनन छिद्र, इसे हिंदी में बोलते हैं जनन छिद्र, किस में पाया जाता है? ये एक्साइन भित्ति में एक जनन छिद्र अर्थात जर्मपोर पाया जाता है। इस तरह से हम दिखाते हैं। और जो इंटाइन भित्ति होती है उसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये जो इंटाइन भित्ति है इसमें क्या पाया जाता है? एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये इंटाइन भित्ति की बात होगी। तो आपको इसमें बस यही याद रखना है कि दो भित्तियाँ होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन भित्ति बाहरी होती है जो खुरदरी एवं कठोर होती है। एक्साइन भित्ति कैसी होती है? खुरदरी और कठोर। अब हम बात करते हैं इंटाइन भित्ति की। ये भित्ति कैसी होती है? चिकनी, कोमल। ये भित्ति बहुत ही कोमल होती है, पतली होती है। और इस भित्ति में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये कौन सी भित्ति की बात कर रहे हैं? इंटाइन की। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है।
और जो एक्साइन भित्ति होती है उसमें एक जर्मपोर पाया जाता है। तो ये तो होगी परागकण की संरचना की बारे में बात कि परागकण की संरचना किस तरह से दिखाई देती है। दो भित्तियाँ होती हैं, बाहरी भित्ति खुरदरी एवं कठोर होती है जो एक्साइन कहलाती है, भीतरी भित्ति चिकनी कोमल और पतली होती है जो इंटाइन कहलाती है। और एक्साइन भित्ति में एक जनन छिद्र होता है और इंटाइन भित्ति में एक बड़ा केंद्रक होता है। अब ये जो परागकण की संरचना है इसमें अंकुरण कैसे होगा, इसमें जर्मिनेशन कैसे होगा, ये हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जर्मिनेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किस तरह से ये परागकण है ये अंकुरित होता है। तो दोस्तों जब ये संरचना है ये परागकण की सामान्य संरचना है, ये समझ लीजिए यह परागकण अभी अंकुरण की अवस्था में नहीं है। और परागकण की अंकुरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या घटना घटित होती है, परागकण इसी तरह से बना लीजिए आप, ये परागकण है, दोनों भित्तियां हो गई। ये भित्ति कौन सी है, एक्साइन, और ये इंटाइन। एक्साइन में एक जर्मपोर बना दीजिए। ये है परागकण की संरचना और ये पहली अवस्था है जब परागकण अंकुरित नहीं हुआ है। अब जब धीरे धीरे अंकुरण होगा तो किस तरह से चेंजेज आएंगे हम वही आपको स्टेप वाइज बताने वाले हैं। तो जब परागकण अंकुरण की अवस्था में नहीं था और धीरे धीरे अंकुरण की अवस्था में आया तो क्या परिवर्तन होते हैं कि जो हमारा बड़ा केंद्रक था, ये जो केंद्रक है ये धीरे धीरे परिधि की ओर जाने लगता है, ये धीरे धीरे परिधि की ओर जाने लगता है। कैसे, ये जो भित्ति है ये वाली भीतरी भित्ति, इसी में ये केंद्रक पाया जाता है। तो ये धीरे धीरे कहाँ पर जाने लगता है, पहले यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे कहाँ जाने लगता है, इसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये केंद्र कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो आपने बी स्टेप में सीखा कि जो परागकण का केंद्रक होता है वो धीरे धीरे भीतरी भित्ति अर्थात इंटाइन की ओर, ये कौन सी भित्ति है, इंटाइन, भीतरी भित्ति एंटाइन की ओर परागकण का केंद्रक धीरे धीरे इंटाइन की ओर खिसकने लगता है, अर्थात इंटाइन की ओर धीरे धीरे गमन करने लगता है। पहले बीच में था, फिर कहाँ धीरे धीरे पहुंच गया, इंटाइन की ओर चलने लगा ये। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी कि परागकण धीरे धीरे भित्ति की ओर इंटाइन की ओर जाने लगा। अब क्या होगा, ये हम परागकण की संरचना पहले बनाते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये है, ये जर्मपोर है। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये परिधि की ओर तो आ गया, ये केंद्रक था ये इंटाइन भित्ति की ओर आ गया। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, अब ये जो केंद्रक होता है ये दो भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बट जाता है। जैसे ये इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन कब हुआ, जब ये परिधि की ओर आ चुका था। इसमें समसूत्री विभाजन कब हुआ, जब यह केंद्रक परिधि की ओर आ चुका था, तब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ और इसमें दो केंद्रक, यह जो बड़ा केंद्रक था एक जो इंटाइन भित्ति में था वो धीरे धीरे इंटाइन भित्ति की ओर खिसकने लगा। फिर उसमें क्या हुआ कि वह दो केंद्रकों में विभाजित हो गया। आपको ये बात याद रखनी है कि जब इंटाइन की ओर खिसक जाता है केंद्रक, फिर इसमें विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, ये जो विभाजन होता है ये दो भागों में बंटना, इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। ये आपको याद रखना है कि समसूत्री विभाजन होता है, तब क्या होता है कि एक बड़े केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं। अब आपको इन केंद्रकों के नाम लिखने हैं कि ये केंद्रक क्या कहलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो न्यूक्लियस बने हैं, एक ये केंद्रक बना, एक ये।
ये एक केंद्रक बड़ा होता है, बड़ा जो केंद्रक होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस। एक केंद्रक छोटा होता है, अब छोटे केंद्रक को क्या बोलते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। जो केंद्रक बटा था, बड़ा केंद्रक था एक, वो बट गया परिधि की ओर आकर, इंटाइन की ओर आया और बट गया, दो केंद्रों को में बट गया। बड़ा केंद्रक एक है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं हम? ट्यूब न्यूक्लियस। और जो छोटा केंद्रक है उसे हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो तीसरी स्टेप है सी कि जब केंद्रक परिधि की ओर अर्थात इंटाइन की ओर आ जाता है, फिर इसमें समसूत्री, ये आपको याद रखना है कि इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। अब दो केंद्रकों के नाम क्या हैं? बड़ा केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस, छोटा केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस। अब हम इसकी डी स्टेप को देखेंगे कि इनमें विभाजन हो गया, हमने इन्हें नाम दे दिया ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों, ये परागकण की संरचना को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये बाहरी भित्ति खुरदरी होती है, तो इस तरह से। और ये क्या है? ये हमने बनाया, ये क्या है? जर्म पोर है। तो दोस्तों, अब इसमें क्या परिवर्तन होता है? ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जो ट्यूब न्यूक्लियस, यहाँ पर दो केंद्रक बने थे। एक केंद्रक क्या था? ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा केंद्रक क्या था? जनरेटिव न्यूक्लियस। एक केंद्रक क्या था? जनरेटिव न्यूक्लियस छोटा वाला, और जो बड़ा केंद्रक था वो क्या था? ट्यूब न्यूक्लियस। ये दो केंद्रक बनकर तैयार हो गए। अब डी स्टेप में क्या होता है दोस्तों? ये जो बड़ा केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस है वो ऐसे ही रहता है, बड़ा केंद्रक ऐसे ही रहता है, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है वो कुछ समय बाद जनरेटिव सेल कहलाने लगता है। ये क्या होता है? अब जो छोटा न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस था वो क्या कहलाने लगता है? जनरेटिव सेल। अब हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? जनरेटिव सेल है ये। अब जो केंद्रक था वो किसकी भांति काम करने लगता है? एक सेल की भांति। कौन सा केंद्रक था? जनरेटिव न्यूक्लियस था, इसीलिए कौन सा सेल बनकर तैयार हुआ? जनरेटिव सेल। अब आपने डी स्टेप में सीखा, डी स्टेप क्या बताती है कि दो केंद्रक बने थे, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, जिनमें से ट्यूब न्यूक्लियस उसी तरह रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो कुछ समय पश्चात जनरेटिव सेल कहलाने लगता है। अब दोस्तों क्या होगा कि जो इंटाइन भित्ति होती है इससे थोड़ी थोड़ी पराग नली निकलने लगती है, और पराग नली निकलकर किधर जाती है? अब आप यहाँ पर जर्मपोर का एक बेहतरीन कार्य समझ लीजिए। जर्मपोर का कार्य क्या होता है कि पराग नली को अंकुरित करना। जो ये इंटाइन भित्ति है उससे पराग नली निकलती है, एक इस टाइप की नली बन जाती है, और नली इधर से नहीं निकल पाएगी। ये पूरी भित्ति है, बाहरी भित्ति, इधर से कहीं से भी नहीं निकल पाएगी। केवल जर्मपोर ऐसा स्थान होता है जहाँ से ये इंटाइन भित्ति है, अर्थात उसमें जो पराग नली बनी है वो केवल जर्मपोर स्थान से ही निकलेगी। इसीलिए ये जर्मपोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना पराग नली का निकलना संभव नहीं है। तो पराग नली जर्मपोर के सहारे बाहर निकलने लगती है। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हमारा परागकण अंकुरित हो रहा है,
अंकुरित होने का मतलब ही होता है कि पराग नली का निकलना। और आगे हम लास्ट स्टेप और बताएंगे ई। पहले आप इन स्टेपों को फिर से एक एक से क्लियर कर लीजिए। ये तो है परागकोण की जो परागकण है उसकी सिंपल संरचना है। इसमें 2 भित्ति होती हैं और एक्साइन में जर्मपोर और इंटाइन में एक बड़ा केंद्रक होता है। इंटाइन में जो बड़ा केंद्रक होता है वो धीरे धीरे, अब पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब धीरे धीरे कहाँ जाने लगा, इंटाइन की ओर। तो बी स्टेप में क्या होता है कि जो परागकण का केंद्रक होता है वो धीरे धीरे इंटाइन भित्ति की ओर खिसकने लगता है। अब खिसक गया इंटाइन भित्ति की ओर, बी स्टेप में खिसक गया। अब सी स्टेप में क्या परिवर्तन होगा, सी स्टेप में क्या होता है दोस्तों कि इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो केंद्रक है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, अर्थात 2 केंद्रक बना लेता है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। अब डी स्टेप में क्या होता है कि ट्यूब न्यूक्लियस तो समान रहता है और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो कुछ समय पश्चात जनरेटिव सेल कहलाने लगता है। अब दोस्तों डी स्टेप हमने अच्छे से पता कर ली और हमारा डी स्टेप में क्या बना, जनरेटिव सेल बनी। जनरेटिव सेल बनी क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस तो पहले ही से ही था और उसी तरह से रहा। और क्या होता है कि पराग नली धीरे धीरे जर्मपोर की सहायता से बाहर निकलने लगती है। ये पराग नली है, ये जर्मपोर की सहायता से बाहर निकल रही है। अब लास्ट स्टेप आती है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे ये भीतरी भित्ति है परागकण की, ये बाहरी भित्ति खुरदुरी। अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये जर्मपोर, क्या है, जर्मपोर। ये जो यहाँ पर दिखाया गया था इसे हमने इधर बना लिया है। अब जो भीतरी भित्ति थी उससे ये आपको नहीं बनाना है, उससे इस तरह से पराग नली निकली और पराग नली अभी यहाँ पर अल्प विकसित है, थोड़ी ही निकल पाई। लेकिन जब लास्ट स्टेप आती है तो पराग नली क्या होती है, पूर्ण रूप से निकल जाती है और इस तरह का आकार ले लेती है। ये है परागकण के अंकुरण की लास्ट स्टेप ई। आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो पराग नली होती है वो अब अपना पूर्ण रूप ग्रहण कर लेती है और पूर्ण रूप से जर्मपोर से बाहर निकल आती है। अब दोस्तों मेन काम इसी स्टेज का है कि अब इसमें क्या होगा। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस था, ट्यूब न्यूक्लियस पहले से था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ये कहाँ जाएगा, ये आ जाता है यहाँ पर। ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो पहले से था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ये भी तो कहीं जाएगा, ये आ जाता है यहाँ पर। और अब ये जो जनरेटिव सेल थी, पराग नली तो विकसित हो गई और बड़ी हो गई, लेकिन जो जनरेटिव सेल थी, ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, इन्हीं से नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक कितने बनते हैं, 2। ये क्या है, नर युग्मक, नर युग्मक। जब मैंने आपको परागकण के बारे में बताया था तब हमने आपको बताया था कि परागकण क्या होते हैं, नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है, अर्थात नर युग्मक इसी से बनते हैं। और अब आपने ये भी सीख लिया कि किस तरह से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं कि जो पराग नली लंबी हो जाती है और जो पराग कण में जो हमारा केंद्रक था ट्यूब न्यूक्लियस वो बटा नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ डी स्टेप में, और वो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। अब जो जनरेटिव सेल थी उससे 2 नर युग्मकों का निर्माण हुआ, 2 मेल गैमेट्स बने
और हमें निषेचन के लिए मेल गैमेट्स इसी से प्राप्त होते हैं, परागकण से। अब क्या होता है दोस्तों कि आपके नरयुग्मक बनकर तैयार हो गए। ये परागकण कहाँ है? परागकण का अंकुरण कहाँ पर हुआ? अभी परागकण का अंकुरण अभी पूरा हो गया। अब परागकण परागण के लिए तैयार हो गए। अब परागकण परागण के लिए जाएंगे। अब हम आपको परागकण की परागण क्रिया भी आगे सिखाएंगे। ये बात हो गई पूरे नर भाग की। नर भाग का ही तो जो पराग कोश होता है, एंथर होता है, वो एंड्रोसियम का भाग होता है। एंड्रोसियम का क्या एंथर होता है? वो भाग होता है। एंथर मतलब पराग कोश, और पराग कोश में ही तो परागकण बनते हैं। तो आपको हमने ये भी बता दिया कि परागकण की संरचना कैसी होती है और परागकण किस तरह से अपना अंकुरण करते हैं। अंकुरण की पूरी प्रोसेस आप फिर से समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको 5 स्टेप याद रखनी है। ये तो सिंपल संरचना। ये चित्र आप परागकण की संरचना के लिए भी काम में ला सकते हैं। एग्जाम में आता है कि परागकण की संरचना को सचित्र समझाइए, तो आप इस तरह से इस संरचना का ये चित्र है, इसे हम वहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है जब परागकण में अंकुरण नहीं हुआ। अब धीरे धीरे अंकुरण की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जो हमारा इंटाइन भित्ति में बड़ा केंद्रक था वो धीरे धीरे परिधि की ओर जाने लगता है, अर्थात इंटाइन भित्ति की ओर खिसकने लगता है। ये धीरे धीरे इधर खिसकने लगता है, यहाँ तक आ जाता है इस तरह से खिसक कर। अब क्या होगा? खिसक गया। अब ये जो बड़ा केंद्रक था उसमें समसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, छोटे छोटे 2 केंद्रक बन गए। इनमें से जो बड़ा केंद्रक होगा वो ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है और छोटा केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस। ये सी स्टेप है, आपको याद रखना है। बी स्टेप में क्या होता है? केंद्रक खिसकता है धीरे धीरे। और सी स्टेप में क्या होता है कि केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और जब डी स्टेप आती है तब जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है वो वैसे ही रहता है, लेकिन जनरेटिव न्यूक्लियस वो थोड़ी समय पश्चात जनरेटिव सेल कहलाने लगता है। अब जो जर्मपोर था, जर्मपोर, अब उसका मेन रोल यहाँ पर शुरू होने वाला है। अब यहाँ से जो इंटाइन भित्ति बड़ी हो जाती है, ये इंटाइन भित्ति यहीं से बड़ी हो जाती है इधर, और पराग नली जो होती है वो जर्मपोर की सहायता से बाहर निकलने लगती है। अभी यहाँ पर थोड़ी ही प्रदर्शित की गई है, अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकली है। अब जो हमारी ई स्टेप आती है उसमें पराग नली, ये जो जर्मपोर है, जर्मपोर से पूर्ण रूप से बाहर आ जाती है और जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस था वो यहाँ पर आ जाता है और जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ये बात हो गई परागकण के अंकुरण की प्रोसेस पूरी, किस तरह से परागकण अंकुरित होता है, ये पूरी प्रोसेस हमने सीख ली। परागकण में अंकुरण होगा। अब परागकण परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम दोस्तों इस तरह से हमने अपना नर भाग जो एंड्रोसियम भाग है उसे पूरा कंप्लीट कर लिया। उसकी जो नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका थी परागकण, उसे भी हमने सीख लिया, उसकी संरचना को भी सीख लिया। और अब हम परागकण के अंकुरण के बारे में भी जान गए, किस तरह से उसमें परागनली निकल जाती है और नर गैमेट अर्थात मेल गैमेट बन जाते हैं। ये भी हमने सीख लिया किस तरह से परागकण का अंकुरण हो जाता है। अब हम परागकण, परागकोश और एंड्रोसियम के सभी भागों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जाइनोसियम जो मादा भाग है पुष्प का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जाइनोसियम मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको केवल इसका ओवरव्यू देता हूँ कि मादा जननांग क्या था। पुष्प में आप जानते हैं कि जो जनन अंग होते हैं वो 2 होते हैं। जनन अंग 2 होते हैं,
एंड्रोसियम, जाइनोसियम। एंड्रोसियम के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं विस्तार से। अब बात आती है जाइनोसियम की। जाइनोसियम के हमने 3 पार्ट्स बताए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कौन कौन से बताए थे, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। अब हम उन्हीं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि जाइनोसियम जो मादा जननांग है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, और उसमें यहाँ पर जो एंड्रोसियम भाग था उससे नरयुग्मक का निर्माण होता है। परागकण से किसका निर्माण होता है, नरयुग्मक का। अब हम सीखेंगे कि जो जाइनोसियम होता है उससे उसका कौन सा भाग होता है जिससे मादा युग्मक बनते हैं। अब नरयुग्मक तो बन गए, मादा युग्मक भी बनेंगे, तभी तो निषेचन होगा। नरयुग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे। मादा युग्मक आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बनते हैं, किस जाइनोसियम के किस अंग से, किस भाग से मादा युग्मकों का निर्माण होता है, और पूरी प्रोसेस जाइनोसियम की बताई जाएगी। किस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह से सभी पार्ट्स अपना रोल निभाते हैं, और किस तरह से मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा मादा जननांग, जिसके 3 पार्ट्स हमने बताए थे, और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने परागकण का अंकुरण सीख लिया। अब एंड्रोसियम भाग पूरा कंप्लीट हो गया। अब जाइनोसियम सीखेंगे। जाइनोसियम में जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, और नरयुग्मक बन गए। अब मादा युग्मक इससे बनेंगे, तो मादा युग्मक सीखेंगे किस तरह से बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार बनाए रखना। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या और कोई भी दिक्कत होती है किसी और सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन अच्छे से और जल्द ही देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।